हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश्वर दुबे सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों को कक्षा 6 की गणित पढ़ा रहा हूं। गणित में इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज हम पाठ 11 पाठ का नाम है बीजगणित पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बीजगणित है क्या, क्यों पढ़ना है हमें, और आगे इसकी जरूरत क्या होने वाली है, इसका कैसा रूप होने वाला है, मतलब आगे हमें आगे की कक्षाओं में किस प्रकार से मिलेगा और इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम समझेंगे और फिर इस चैप्टर के एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बीजगणित सिंपल आप देख सकते हैं कि बीजगणित जो है दो शब्द से मिला हुआ, एक है बीज और एक है गणित। ठीक है, हिंदी में अगर हम इसे शब्द के रूप में परिभाषित करें तो हम एक तरह से मान सकते हैं या कह सकते हैं कि ये गणित का जो बीज है, मतलब अच्छे से गणित हमें समझने के लिए, एक तर्कपूर्ण गणित समझने के लिए हमें बीज गणित की जरूरत होती है। ठीक है, अभी आगे इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से क्यों इसे बीज गणित कहा गया। ठीक है, बीज के रूप में किस तरह से काम कर रहा है, एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी बरगद के पेड़ के सभी पत्तियों में क्या करना है, पानी पहुंचाना है, तो क्या करेंगे आप, सभी पत्तियों पे पानी डालेंगे या उसके जड़ में पानी देंगे। तो अगर जड़ में पानी देते हैं तो सभी पत्तियां अपने आप हरी भरी हो जाएंगी। पानी सूखी पत्तियों को या अलग अलग पत्तियों को पानी देने से वो कभी भी हरी भरी नहीं होंगी। हम क्या करेंगे, अगर उसे जड़ में पानी देंगे तो वो पेड़ खुद ब खुद सभी पत्तियों को पानी क्या करेगा, पहुंचा देगा। तो इसका सीधे संबंध हम बीजगणित से कैसे करेंगे कि अगर हमें क्या करना है, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग फार्मूला हम बनाते हैं, तो हमें ज्यादा फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से कि जैसे हर एक पत्ती को हमें सींचना पड़े। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक जनरलाइज, एक सामान्य सूत्र, जिस तरह से हमने क्या किया, उस वट वृक्ष के जड़ में हमने पानी दिया तो क्या हो गया, वो पानी पूरे वृक्ष के सभी पत्तियों को हरा भरा कर रहा है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, एक सामान्य सूत्र, एक जनरलाइज सूत्र मतलब बनाएंगे और वो क्या करेगा, हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस को वो क्या करेगा, सॉल्व करेगा। जैसे अभी इससे पिछले वाले चैप्टर क्षेत्रमिति में आपने देखा होगा कि मैंने आपसे बताया कि अगर कोई वर्ग है तो इसकी भुजाएं भिन्न भिन्न माप की हो सकती हैं। कभी कहेंगे हम कि 5 मीटर, कभी 10 सेंटीमीटर, कभी 10 मीटर, किसी भी माप की हो सकती हैं। लेकिन जब भी हमें इसका परिमाप निकालना होता था तो हम परिमाप में क्या लिखते थे, 4 सभी भुजाओं का क्या करते थे, योग करते थे। मतलब 4 बार, चूंकि भुजा वर्ग के सभी भुजा का माप एक बराबर होता है तो 4 गुणे हमने क्या लिखा था, भुजा लिखा था। तो सभी वर्ग किसी भी प्रकार का हो उसका परिमाप निकालने के लिए हमने एक सामान्य सूत्र बनाया कि 4 गुणे भुजा, मतलब भुजा का माप कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह से इस बीजगणित, ये जो हमने बनाया सूत्र, ये बीजगणित की ही देन थी और इसी आधार पे, इसी तरह से हम और कई सारे सूत्र बनाएंगे जो इससे क्या होगा, हमें और कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो यहां से बीजगणित की उत्पत्ति होती है कि हमने क्या सोचा कि कई सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं, जब हमें ये सूत्र हमने नहीं बनाया था, उसके पहले अगर हम डिफरेंट क्या करें, अलग अलग परिमाप के या अलग अलग माप के हम क्या बना लें, वर्ग बना लें और कहें कि सबका परिमाप निकालिए, तो आप क्या करेंगे, सबके लिए अलग अलग सूत्र कि सबके भुजा का योग क्या करेंगे, हम मापेंगे। और अगर हमें ये पता चल जाए कि 4 गुणे भुजा, एक भुजा का माप और 4 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा किसी भी वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। तो उस तरह से यहां से हमारा बीजगणित हमें क्या करता है, हमारी मदद करता है एक जनरल सूत्र बनाने के लिए कि किसी भी उस तरह के किसी भी सवाल हो उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो बीजगणित है किसी हमारे गणित के लिए बीज का काम करता है कि जो अकेले ही क्या करता है, टोटल सभी के लिए हमें सूत्र प्रदान करता है। ठीक है, एक गणित का ये एक तरह से भाग है, मान सकते हैं हम। जैसे अभी अब तक जो आप पढ़ रहे थे, संख्याओं के साथ खेलना, आंकड़ों का प्रबंधन करना, या संख्याएं जितनी भी हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, जितना भी आपने पढ़ा वो क्या था, अंकों का गणित था। मतलब हम उसमें उस गणित की उस शाखा में अंक के बारे में पढ़ रहे थे। संख्याओं के साथ खेलना मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सभी संक्रियाएं क्या करते थे, हम अंकों पे करते थे। अब आपकी किताब में एक प्रयोग दिया हुआ है, सिंपल सा प्रयोग है।
तिल्लियों का प्रयोग, माचिस की तिल्लियों का प्रयोग। जैसे प्रयोग में क्या कह रहा है कि अगर हमें एल बनाना हो, क्या करना हो, एल बनाना हो, तो एल बनाने में हमें जो माचिस की तिल्लियां है, अगर हमें एक एल बनाना है तो हम क्या करेंगे, दो तिल्लियों का प्रयोग करेंगे। अगर मैं कहूं कि दो एल बनाना है तो फिर दो तिल्ली लगेंगे, फिर एल बनाना है फिर दो तिल्ली। तो इस तरह से इनको अगर हम संख्या के रूप में लिखे, गणित के रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे, जब हमने क्या किया, पहली बार एल बनाया तो हमें कितनी तिल्लियां जरूरत पड़ी, दो। जब हमने क्या किया, दूसरी बार एल बनाया, मतलब दो एल बनाया तो हमें कितनी जरूरत पड़ी, चार। जब हमने क्या किया, तीन बार एल बनाया तो कितनी जरूरत पड़ी, छह। ठीक है, तो अब हमारे पास दो तरीका है तिल्लियों की संख्या ज्ञात करने के लिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 50 एल बनाइए तिल्लियों की सहायता से, तो क्या करेंगे आप, या तो 50 एल बनाएं, इस तरह से बनाते जाएं, और फिर क्या करें, 50 एल बन जाने के बाद सभी तिल्लियों की संख्या को आप क्या करें, काउंट करें, गिनें, और तब बता सकते हैं। या फिर आप गणितीय माध्यम से क्या कर सकते हैं, गणित के माध्यम से एक संक्रिया करेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है, एक एल बनाने में कितने तिल्ली लग रहे हैं, दो। तो हमें कितना चाहिए, 50 एल, तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 50, कितना हो जाएगा, 100 तिल्लियां। आप कहेंगे कि सर 50 एल बनाने में हमें क्या होगा, 100 तिल्लियों का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो उस हिसाब से एक हमें सूत्र मिला। सूत्र क्या मिला कि देख रहे हैं हम क्या है, एक तो मान है, एक एल में तिल्लियों की संख्या कितनी लग रही है, हमेशा 2 है, जो फिक्स है, अचर राशि हो गई। हमने दूसरा देखा क्या है, एल की संख्या, वो किस पे डिपेंड है, हमारे ऊपर। हम 50 एल बनाएंगे, 20 एल बनाएंगे, 25 एल बनाएंगे, हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वो क्या है, वेरी कर रहा है, बदल रहा है बार बार। तो ये क्या हो सकता है, हमारा अचर राशि के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं कि यहाँ पे हम कोई भी अचर राशि क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, और ये हमारा क्या होगा, मान मिलेगा, उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक जनरल अगर हम सूत्र बनाए तो क्या हो सकता है कि अगर एल बनाना है दो तिल्ली से, तो क्या होगा, 2 इंटू एन, जहां एन क्या है, संख्या है किसकी, एल की। अब यहाँ पे अगर हम 20 एल के लिए लिखेंगे तो 2 गुणे एन का मान 20, कितना हो जाएगा, 40। अब यहाँ हम अगर 21 लिखते हैं तो 2 गुणे 21, कितना हो जाएगा, 42। 20 एल बनाने में 40 तिल्ली, 21 एल बनाने में 42 तिल्ली। इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला, किसके लिए, एल बनाने के लिए, तिल्लियों की संख्या काउंट करने के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम राशियों के बारे में पढ़ते हैं और डीपली समझते हैं उसको। राशियां होती क्या है, राशि जैसे क्वांटिटी एक तरह से समझ सकते हैं आप, सिंपल, आप अपने लेवल पे क्वांटिटी समझ सकते हैं। कोई भी चीज हम कितने अमाउंट में यूज कर रहे हैं, या कितनी बार यूज कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं। जैसे मेरे पास 2 हाथ हैं, तो ये क्या हो गया, मेरे पास हाथों की संख्या कितनी राशि है, 2। ऐसे आप कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, हाथ में कितने उंगली है, 10। ये क्या हो गई, राशि हो गई, क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब आप सिंपल ये भी समझ सकते हैं कि राशियां कितनी प्रकार की होती हैं। अब देखिए इसके हिसाब से क्या होगा, एक होगा जिसका मान क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, वेरिएबल होगा, कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा है जिनका मान क्या है, फिक्स है या काउंटेबल, एक तरह से कह सकते हैं। चर राशियां, वे राशियां जिनका मान क्या है, हमेशा फिक्स है, जो हमें क्या है, वेल नोन है। जैसे वो उनको हम क्या बोलेंगे, अचर राशि बोलेंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और दूसरा होगा हमारा एक चर राशि, जिनका मान क्या होगा, वेरी करता रहेगा। जैसे अभी मैंने बताया कि आपके जो पहले उदाहरण में, एक जो क्या था, तिल्लियों की संख्या थी, किसमें, एल में बनाने में, क्या था वो, 2 था, फिक्स था, वो क्या था आपका, अचर राशि था। और दूसरा क्या था, एल की संख्या, जो हम अपने हिसाब से क्या करते थे, चुन सकते हैं कि 20 एल, 25 एल, तो वो क्या हो जाएगा आपका, चर राशि होगा। चर राशि में हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी लिख सकते हैं, या हिंदी में अगर आप लिखते हैं क ख ग, कुछ भी लिख सकते हैं। इसका एक सबसे आसान उदाहरण आप अपने परीक्षा वाले पेपर में देख सकते हैं, जब पेपर बनाया जाता है। जैसे सपोज करिए प्रश्न संख्या 1 लिखा होता है, अब क्या होगा, प्रश्न संख्या 1 में हमें 2 या 3 प्रश्न क्या करने हैं, और समाहित करने हैं, जोड़ने हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 1 का लिखते हैं क, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं ख, फिर तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं ग, या कभी कभी ए बी सी डी नोट किया जाता है। इसका मतलब क्या है,
ये प्रश्न एक के और भी क्वेश्चन हैं जिनको क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। अगर हम क्या करते, प्रश्न एक में ही हम एबीसीडी या इन अचर राशि को न लिखते, लिखते क्या 1 2 3, तो कितना अजीब सा लगता ना, प्रश्न एक का एक। अब क्या है, हम रोमन नंबर्स का यूज कर सकते हैं यहाँ पे 1 2 3। तो इस तरह से क्या एक अलग संख्या पद्धति की का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज्यादा सुटेबल क्या होता है, अचर राशि को। अचर राशि में क्या है, हम किसी भी संख्या के रूप में उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके लेवल पे जनरली हम ये समझेंगे कि जो चर राशियां होती हैं उनका मान क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है, अलग अलग स्थान पे बदलता रहता है। और अचर राशि हैं उनका मान कहीं भी बदलेगा नहीं, मतलब गिनती की जो संख्याएं हैं वो हमारी जनरल रूप से क्या हो जाएंगी, अचर राशियां हो जाएंगी। और ये जो ए बी सी डी या क ख ग घ है, अल्फाबेटिकल है, जो वर्णमाला के अक्षर हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, चर राशियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, न कि इन्हें हमेशा चर राशि नहीं कहेंगे। हम सिर्फ गणितीय संक्रिया के समय, गणितीय कोई भी जोड़ घटाना गुणा भाग के साथ के समय अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे, चर राशियां कहेंगे, क्योंकि इनका मान हम अपने हिसाब से या सवाल के हिसाब से हम कुछ अलग डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन किस तरह से मिलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होगा, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हमें जनरलाइज फार्मूले बनाने होंगे। ठीक है, एक चर में हम क्या करेंगे, व्यंजक पढ़ेंगे। व्यंजक क्या होगा कि चर और अचर राशि का मिश्रण होगा और वो क्या किया जाएगा, गुणन के द्वारा या योग के द्वारा उन्हें में एक संबंध स्थापित किया जाएगा, मतलब उन्हें लिखा जाएगा। ठीक है, तो आते हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 11.1 पे। अब जैसे देखिए एक्सरसाइज 11.1 के पहले क्वेश्चन का ए ध्यान दीजिएगा, फिर ये क्या हो गया आपका, एक तरह से अचर राशि का हमने क्या, अचर राशि का हमने क्या किया, इस्तेमाल कर लिया। तो पहले का ए जो है उसमें दिया क्या है कि टी अक्षर के रूप में तिलियों का प्रतिरूप निकालना है हमें। अगर हमने क्या किया, टी अल्फाबेट क्या करना है, टी अक्षर लिखना है हमें, किसकी सहायता से, तिल्लियों की सहायता से। अब क्या होगा, दो तिल्लियों का जरूरत पड़ेगा हमें। अब आइए इसके लिए हमें क्या करना है, प्रतिरूप या सामान्य सूत्र, प्रतिरूप मतलब सामान्य सूत्र हमें बताना है। तो अब क्या होगा, एक तिल्ली बनाने, एक टी बनाने के लिए कितना जरूरत पड़ रहा है, दो तिल्ली का, एक और दो। तो मतलब पहली बार जो टी बनाया हमने कितना तिल्ली, दो, दूसरी बार दो गुणे दो, चार, तीसरी बार दो गुणे तीन, कितना हुआ, छह। अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम कितनी बार जाए, जितनी बार जा रहे हैं उतना तिल्ली क्या करना है हमें, उतने में दो का गुणा करने पे हमें तिल्लियों की संख्या मिल जा रही है। किसके लिए, टी के लिए। तो अगर मैं कहूं कि मुझे 50वीं बार या 60वीं बार या इस तरह से करके मैं कहूं कि एन मतलब जितनी बार हम चाहे उतना लिख सकते हैं एन का मान। तो अब क्या होगा, अगर मैं कहूं एन बार बनाना है तो क्या होगा, दो गुणे एन करेंगे ना हम, क्या हो जाएगा हमारा 2n। अब इसका मतलब क्या हुआ, n का मान हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमारा जनरल क्या हो गया, एक सूत्र हो गया, या ये कहेंगे नियम हो गया, किसमें, t बनाने में तिल्लियों की संख्या ज्ञात करने के लिए। अगर मैं कहूं, अब देखिए ये सही है या गलत, इसको हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, अगर मैं कहूं कि मुझे 5t बनाना है, क्या करना है, 5t, तो 1 2 3 4 5, इस तरह से हमारा कितना टी में कितनी तिल्लियां लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने आश्वस्त कर लिया अपने आप को कि 10 तिल्लियों की संख्या जरूरत पड़ेगी हमें, कितना, 5t बनाने में, 5t बनाने में कितना लगेगा हमें, 10 तिल्लियां। ठीक है, ये हमारा प्रायोगिक रूप हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र से हम पता करने की कोशिश करेंगे कि हमारा सूत्र सही है या गलत। अब हमें पता है कि सूत्र क्या है, दो, एक हमारा अचर राशि है, n क्या है, चर राशि है, जिसका मान क्या कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। अब यहाँ पे n का मान कितना है, हमें 5t बनाने हैं, तो
n का मान कितना हो जाएगा 5, कितना आया 10। अब ये कितना है 10 तिल्ली, यहां से भी आया और यहां से भी 10 आया, प्रायोगिक मान भी हमारा क्या है 10 आया, गणितीय रूप में भी कितना आया 10 तिल्ली। तो मतलब ये हमारा सूत्र क्या है सही है। अब आते हैं बी वाला क्वेश्चन। बी वाला क्वेश्चन है जेड बनाना है। जेड हमने क्या करना है, जेड बनाना है, किसकी सहायता से, तिल्लियों की सहायता से। अब देखिए जेड बनाने के लिए कितने तिल्ली की जरूरत पड़ेगी हमें, एक ऊपर वाली लाइन, फिर ये बीच की और उसके बाद नीचे। कितना तिल्ली हुआ, एक जेड में हमें कितना लगा 3 तिल्लियों की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि अगर हमें क्या करना है, एक जेड बनाने में हमने 3 गुणे 1 3 तिल्ली, 2 जेड बनाना है तो 3 गुणे 2 बराबर 6, 3 इंटू 3, 3 अगर बनाना है तो 9। अब हम ये कह सकते हैं कि एक हमारा जो है अचर राशि है, कौन, एक जेड बनाने में लगे तिल्लियों की संख्या, ये क्या है हमारा अचर राशि है, ये हमेशा क्या रहेगा फिक्स रहेगा। अब हम कितना जेड बना रहे हैं ये हमारी स्वेच्छा पे डिपेंड करता है। मतलब अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोई चर संख्या, चर संख्या मतलब हमने क्या लिख देना है एन लिख दिया, ABCD भी लिख सकते हैं, MN क ख ग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 3 गुणे n मतलब 3n। अब इसके क्या करेंगे हम, उत्तर की जांच करेंगे, सिंपल क्या करेंगे हम 5 जेड बनाते हैं, अपने मन से हमने संख्या ले लिया कितना 5, चलिए 5 जेड बनाया हमने, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल तिल्लियों की संख्या 15। ये हमारा हो गया प्रायोगिक, हमने मान निकाला। अब हम क्या करेंगे, सूत्र के हिसाब से निकाल लेंगे कि कितने तिल्लियों की जरूरत पड़ रही है हमें। तो 3 गुणे n का मान कितना है 5, हमें कितना जेड बनाना है 5, तो क्या हो जाएगा 5 बराबर 15। हमारा गणितीय रूप से जो मान है वो भी सही है और प्रायोगिक मान जो हमने खुद देखा, गिन करके देखा, वो क्या है 15, दोनों क्या है बराबर है। मतलब हमारा ये जो सूत्र है या प्रतिरूप है वो क्या है सही है। इस तरह से बाकी के क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, प्रतिरूप लगाएंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि LC और F के प्रतिरूप के लिए नियमों को पहले से जानते हैं। अब हमें क्या करना है कि LC और F, अब आप ध्यान देंगे L वाले वो सभी जितने भी शब्दों का हमें क्या करना है, काउंट करना है, बताना है जिनमें सिर्फ 2 तिल्लियां लग रही है, मतलब जिनके लिए प्रतिरूप क्या होता है हमारा एक समान है। तो आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिन जिन A से लगाए Z तक, जिनको लिखने में कितना तिल्ली की जरूरत पड़े 2 तिल्ली। जैसे अभी हमने L लिखा T लिखा, दोनों में क्या है 2 तिल्लियों की जरूरत है ना। तो इस तरह से उन सभी की संख्या में क्या करनी है, काउंट करनी है, बतानी है कि जिन जिन शब्दों का मतलब अक्षरों का जो प्रतिरूप है वो क्या हो, एक समान हो। अब नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं, एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं, यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेट की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना है, हमें नियम बताना है। अब आप ध्यान दीजिए, एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं, कितने हैं 5 कैडेट। मतलब अगर हम क्या करें, इस तरह से पंक्ति बनाते हैं, ये हमारा पहला कैडेट, दूसरा कैडेट, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ध्यान दीजिए जैसे आप लोग स्कूल में क्या होते हैं, लाइन लगा के खड़े होते हैं सुबह में, तो क्या होता है 1 2 3 4 सभी एक दूसरे के एक हाथ की दूरी पे खड़े होते हैं ना। अगर मैं कहूं कि एक लाइन में कितने लोग आने हैं 5 लोग, तो फिर क्या होगा, बाकी के 5 दूसरी लाइन में इस तरह से खड़े होंगे, आप लोग होंगे ना। अब क्या होगा 5-5 करके ऐसे क्या होगी, आगे लाइन बनती चली जाएंगी। तो उसमें कहा यह गया कि क्या करना है, हमें प्रतिरूप बनाना है कि अगर हम पंक्तियों की संख्या बता दें तो कैडेट की संख्या क्या हो जाए, हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए अभी आपने क्या किया, सिंपल है, पहले भी तिल्लियों की सहायता से निकाला। अब आपको पता है हर एक लाइन में कितने कैडेट खड़े होने हैं 5, तो 5 जो संख्या है हर एक लाइन में कैडेट की संख्या क्या हो गई, फिक्स है, निश्चित हो गई। अब ये 5 क्या हो गया
अचर राशि हो गया। अब दूसरा है कितनी लाइन। अब लाइन की संख्या क्या है हमारे ऊपर डिपेंड है ना, एक मानेंगे, दो माने, तीन, चार, पांच, कितनी भी लाइन कह सकते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, जनरली n लिख रहे हैं तो क्या बनेगा हमारा सूत्र, प्रतिरूप क्या बनेगा 5n। अब उत्तर की जांच कर लीजिए, अगर हमने क्या किया, दो लाइन खड़ा किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कैडेट हुए। अब हम सूत्र में रखते हैं 5 गुणे n, n जाके n क्या है लाइन की संख्या, तो कितने लाइन थे, दो लाइन, तो कितना आएगा 10 कैडेट। हमने प्रायोगिक मान भी देखा और गणितीय मान भी देखा, कितना आया 10। मतलब हमारा ये जो प्रतिरूप है, सूत्र है, वो क्या है, सही है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक पेटी में 50 आम है। आम पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए, जैसा अभी क्या किया, एक पेटी में कितने आम है, 50 आम है। अब होगा क्या, पेटी मतलब समझ लीजिए कि एक चौकोर बॉक्स बना लीजिए, या आम का एक आप जनरल यूज किया जाता है जो टोकरी जिसे हम बोलते हैं। अगर उसमें हमने क्या कर दिया, 50 आम रख दिया, ठीक है। अब हम कहें कि अगर हमें क्या है, 10 टोकरी हमने खरीद ली, तो कितने आम खरीदे हमने, तो आप क्या करेंगे, बताएंगे ना, काउंट करके, गुणा करके। मतलब हम पता है हमें हमारा जो अचर मान है 50, हर एक पेटी में या एक टोकरी में कितने आम, 50, वो हमारा फिक्स है, अचर राशि हो गया। अब दूसरा क्या है, टोकरियों की संख्या। टोकरियों की संख्या क्या है, एक चर राशि है। टोकरी की संख्या 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। तो अब उसे हम क्या करेंगे, टोकरी की संख्या को किससे लिखेंगे, हमने n से लिख दिया, यहाँ ABCD कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब n से लिखने के बाद हमें क्या मिलेगा, जनरल सूत्र क्या मिलेगा, 50n। अब आप उत्तर की जांच कर सकते हैं, अगर एक टोकरी में 50 आम तो दो टोकरी में कितने आम, आप कहेंगे कि सर 50 और दूसरे टोकरी का 50 मिलके कितना हुआ, 100। और हम सूत्र में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 गुणे टोकरी की संख्या 2, कितना आएगा, 100। टोटल आम कितने हुए, दो टोकरी के लिए 100। तो हमारा प्रतिरूप वाला सूत्र जो आपके सवाल में पूछ रहा है वो क्या है, 50n। ठीक है, इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए एक्सरसाइज 11.2 के लिए हम फैक्ट को पढ़ेंगे, कुछ नियम को पढ़ेंगे, जिससे 11.2 हमारा क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, 11.2 के लिए चलते हैं। 11.2 को सॉल्व करने से पहले उसमें जो एक्सरसाइज में कुछ नियम है हमें बताए गए हैं, हमें जो क्या करना है, अपने पहले उसके लिए प्रिपेयर होना होगा, तो उसके लिए पढ़ते हैं। जैसे उसमें क्या दिया हुआ है कि अगर सिंपल आप समझिए, हमने क्या किया, एक वर्ग लिया। अब वर्ग में आपको पता है इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो 5 5 5 हम लिख सकते हैं, या 4 मीटर की ले सकते हैं, 10 मीटर की ले सकते हैं। हम भुजा का माप लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब होगा क्या, अगर हमें हर बार उसका परिमाप निकालना हो तो क्या मिलेगा हमें, परिमाप के लिए हमारा सूत्र क्या बनेगा। अगर हम कह रहे हैं कि ये जो भुजा की माप है वो हम स्वतंत्र हैं लेने के लिए, तो कौन सी राशि बनेगी, इसकी भुजा जो होगी वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक चर राशि बनेगा। क्या बनेगा, चर राशि बनेगा। मतलब वेरी करता रहेगा, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से हम इसका माप क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, चर राशि। अगर हम इसको क्या किससे डिनोट करें, हम मान लीजिए यहाँ पे हमने किससे लिखा, a से। तो अब परिमाप के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, मतलब 4 भुजा का योग, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4। अब एक भुजा का मान क्या है, भुजा का मान क्या है, वेरी कर रहा है, मतलब जो उसकी साइड है उसका मान क्या कर रहा है, बदल रहा है। हर सिचुएशन में हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, 4 इंटू a, 4 गुणे a। अब क्या हो गया, ये 4 इंटू a। अब हमें किसी भी वर्ग का अगर हमें परिमाप निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, 4 गुणे उस वर्ग की एक भुजा का मान, जहां a क्या है, एक भुजा का मान, इसके लिए हमें सूत्र में दिया 4a। ठीक है, अब इसी तरह से हम अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, अगर हम क्षेत्रफल के लिए सूत्र निकालें, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अब आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है कि चाहे आयत हो या वर्ग हो, लंबाई गुणे चौड़ाई, हम क्या करते हैं, लिख देते हैं लंबाई गुणे
चौड़ाई सूत्र में। अब क्या होगा, अगर क्योंकि सभी भुजाएं इसमें क्या है, एक समान है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होंगी, एक बराबर होंगी। और हम उसको क्या लिख रहे हैं, एक चर राशि के रूप में लिख रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, a गुणे a बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर पढ़ते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, 2a मत कोई लिखेगा, क्योंकि जब हम जोड़ते हैं तब हम उसको लिखते हैं क्या, a लिखते हैं, 2 बार a, लेकिन अब ये क्या होगा, a स्क्वायर होता है, क्या होता है, a स्क्वायर, भुजा का वर्ग होता है, मतलब हमने क्या किया, 2 बार भुजा लिखा। अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये घातांक होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी संख्या को उस संख्या से कई बार गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या होता है, घात के रूप में, जितनी बार हमने गुणा किया उतनी बार घात के रूप में उसके ऊपर लिखते हैं। ये घातांक आपको कक्षा 7 में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा क्या होता है, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, बस यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर हम आयत लेते हैं, अगर हम आयत लिखते हैं, आयत के लिए क्या सूत्र बनेगा हमारा, आयत के लिए आपको पता है ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब लंबाई में क्या होगा, अगर हम 6, 7 कुछ भी लेते हैं, चौड़ाई उससे हमेशा छोटा होगा। अब क्या होगा, उस सिचुएशन में हम जो भी लंबाई चौड़ाई लिखते हैं उसको हम क्या करेंगे, हमें पता है बदलता है, उसका मान बदलता रहेगा। तो हम अगर लंबाई को लेंथ मतलब लंबाई L से डिनोट करें और इसको क्या करें, हम B से यूज करते हैं, B लिखते हैं चौड़ाई के लिए, ब्रेथ, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमारा परिमाप क्या होगा, आपको पता है, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। तो क्या हो जाएगा, L को हमने 2 बार जोड़ा, L प्लस L, चौड़ाई को हमने जो 2 बार जोड़ा, B प्लस B। अब क्या होगा हमारा, हमें क्या मिलेगा, मैंने कहा अभी जब हम जोड़ेंगे तो 1 और 1 मिलके 2, मतलब 2L प्लस 2B। अब क्या हो जाएगा, 2 हम बाहर निकाल देंगे, L प्लस B, मतलब एक बार L और B को जोड़ के हम 2 से गुणा कर दें, वही क्या हो जाएगा हमारा, इसका परिमाप हो जाएगा, सामान्य हमें सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो हमें आगे एक्सरसाइज 11.2 को सॉल्व करने के लिए इन सारे नियम का क्या करना होगा, हमें पालन करना होगा और हमें समझना होगा कि ये बनाया कैसे जाता है। जैसे अभी हमने प्रतिरूप बनाया, ये प्रतिरूप वाला ही नियम है, सूत्र है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करिएगा 11.1 और प्रयास करिएगा 11.2 को सॉल्व करने के लिए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को 11.2 और आगे के एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।